नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 30 सीरीज वॉच कर रहे हैं जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम के ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे सीजीएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो इत्यादि, या फिर सीजीएल मेंस जिनको देना है आगे, सबके लिए हमारा क्लास रामबाण। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के 27वीं वीडियो को वॉच करेंगे। इससे पहले हमने आपको 26 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और इसे पढ़ के, ई बुक को पढ़ के अगर आपने सीजीएल का एग्जाम दिया होगा तो आपकी लेवल एक अलग होगी। यकीन मानिए आप उन टॉप बच्चे में हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अगर मेरा कंटेंट अच्छे से पढ़ने के बाद, दो कंटेंट है एसएससी का मेरा वर्तमान समय में और अभी 1-1.5 साल तक तो आराम से रहेगा। एक ई बुक है और एक ये 30 सीरीज है। अगर जिसका जीके दोनों कमजोर है मैं दोनों पढ़ने के लिए बोलता हूँ। अगर जीके ठीक ठाक है तो खाली ई बुक से काम चल जाएगा। अगर एवरेज से भी ऊपर है, खाली मार्क बढ़ाना है, तो ये 30 सीरीज से भी काम चल जाएगा। इतना अगर आपने इत्मीनान के साथ किया है और फिर भी अगर आपको एग्जाम में तकलीफ हुआ है तो यकीन मानिए इंडिया के हर एक बच्चा को तकलीफ हुआ होगा। और जब सबको तकलीफ कॉमन हो ना एग्जाम के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल से, तो उसे तकलीफ नहीं कहते हैं। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ी बात हमने एक छोटे से लफ्ज़ में आपको कह दिया है। बाद में कि समझदार को इशारा काफ़ी है। आप लोग हमारा कंटेंट पे भरोसा कर सकते हैं। मैं पढ़ाता भले फ्री हूँ लेकिन जी जान से पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए, तो आप लोग ले सकते हैं दादा, ये ई बुक है और भी पीडीएफ बिहार एसएससी आरपीएफ वगैरह का भी अवेलेबल है। ये जो आपका मोबाइल नंबर है इस पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू आपको लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं। ये फैक्ट जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपको सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आएगी तो आराम से सुनते जाइएगा, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिएगा। सबसे पहले कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रश्नों के साथ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नया लुक लिए हम। देखिए यहाँ पे है मंडो, ये है मांडा और ये है मांडू। ये तीनों आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई नाम है ना। तो थोड़ा सा नुस्खा का अंतर से ना ये स्टेट बदल लेते हैं अपना। ये मंडो जो है ये गोवा के अंदर लोक गायन का एक शैली है। गोवा में आप रनमाले भी देखते हैं, सिमगो फेस्टिवल भी देखते हैं, है ना, गोवा के अंदर। ये मांडा जो है ये राजस्थान के अंदर एक लोक गायन का शैली है, राजस्थान के अंदर। और ये मांडू जो है, ये मांडू जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थल है और यहीं पर मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये तीन है, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है लेकिन स्टेट बिल्कुल डिफरेंस है। तो आप कल होके अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो अपनी आधा नंबर कटाने के बजाय 2 नंबर उनसे खींच लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे का पहले प्रश्नों के साथ, है ना। इसी की तरह मैंने घूमर घुमरा बताया, हरेला हरेली बताया है, गोंचा गोंची बताया है ना। ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष में एमएफआई एनबीएफसी के लिए एक विशेष नियामक ढांचा पेश किया था। देखिए एमएफआई जो है ये सूक्ष्म ऋण देने वाली जो है कंपनियां होती है, इंस्टीट्यूट होती है। इन्हीं का एक पार्ट है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग वाला। तो ये नॉन बैंकिंग वाला जो एक मतलब इनका ढांचा है, इन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब नियम पास किया था, तो 2011 के अंदर। याद रखना है, काम आएगी। इनके अलावा अभी बांग्लादेश काफ़ी जो है चर्चे के विषय है। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर आपसे पूछा जाता है, मोहम्मद यूनिस होता है। ये मोहम्मद यूनिस नोबेल प्राइज विजेता है ना, अर्थशास्त्र की समझ रखते हैं, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं। और अभी जो नवीन बांग्लादेश है, टेम्पोररी ही सही, उसमें जो हेड है ये मोहम्मद यूनिस को बनाया गया है। इनके अलावा भारत में सूक्ष्म ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे इंडिया में शेयर बाजार को कौन देख रेख करता है, तो आपका सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से आपका जो एमएफआई कंपनी या एनबीएफसी कंपनी होता है उनको कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई करता है। आरबीआई के जिम्मे और क्या है, किस किस को रेगुलेट करता है, तो आरबीआई अनुसूचित बैंकों का भी ख्याल रखते हैं। जो भी कमर्शियल बैंक है उनको लोन देना, उनका पंजीकरण करना, ये सब भी आरबीआई के काम में आ जाते हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा
MFI की नई श्रेणी जो NBFC है, जैसा कि 2011 में RBI ने इस पे नियम दिया इंडिया के लिहाज से, तो ये जो MFI की NBFC एक नई फॉर्म है। इस फॉर्म पे सुझाव किस समिति ने दिया था? तो इसका नाम है मालेगाम समिति। क्या नाम है भाई? मालेगाम समिति। जैसे GST से अपने केलकर समिति का नाम आपने सुना होगा, तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा वाला है, उसी प्रकार से MFI के NBFC वाला पद्धति की जो विचार दिए थे ये आपका मालेगाम समिति दिया था, उन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहकारी बैंक के लिए लाइसेंसिंग नीति में उदारता संबंधित नियम 1993 में दिए थे। कब दिए थे? 1993 में। एक सेकेंड, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता दिए थे। सहकारी लाइसेंसिंग नीति में उदारता संबंधित नियम 1993 में लाए थे। ये कहने का मतलब है जो सहकारी बैंक होती है उनके जो लाइसेंस इशू वगैरह किया जाता है भाई, जो एक क्राइटेरिया होती है उसमें उदारता दिखाया दिया था, मतलब कम कर दिया गया था। ये आर्थिक उदारीकरण के बाद का समय है, यानी 1991 के बाद का समय है। 1993 में इस प्रकार की लाइसेंसिंग नीति सहकारी बैंक के ऊपर RBI ने लाया था, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिल्टन यंग आयोग के अनुसार 1935 में स्थापित हुए थे और 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाते हैं, नोट जारी करते हैं, साख सृजन करते हैं, प्रतिभूतियों की लेन देन करते हैं, सरकारी बैंकर का कार्य करता है, अर्थात इसमें ये सरकार का बैंक है। और हम लोगों का बैंक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारस्वत बैंक, RBL बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी अपना खाता डायरेक्ट RBI के अंदर नहीं खुलेगा। ठीक है। इनके अलावा अनुसूचित बैंकों को लोन प्रदान करना, जो भी अनुसूचित बैंक है उनको लोन प्रदान किया करते हैं RBI। ये सब जो है RBI के प्रमुख कार्यों में आ जाती है। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर ओसवर्ण स्मिथ थे। कौन थे? ओसवर्ण स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख साहब थे। वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पहले डिप्टी गवर्नर बनने वाली महिला कौन? महिला KG उदेसी। कौन है भैया? KG उदेसी। ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी गवर्नर बनने वाली प्रथम महिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर का रेशियो क्या है? 4+1 है ना, यानी 4 गो डिप्टी गवर्नर होते हैं और एगो गवर्नर होते हैं जो शक्तिकांत दास है। तो 4 गो डिप्टी गवर्नर को भी देखेंगे क्योंकि करंट सेक्शन से इसमें क्वेश्चन आपके EGM में पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक मैंने यहाँ पे कोष्ट में लिख दिया हूँ कि आज तक कोई भी महिला, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेन गवर्नर नहीं बने हैं। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बने हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को केंद्रीय वित्त मंत्री के सिफारिश पे प्रधानमंत्री के कार्यालय जो PMO होता है उनके द्वारा डिप्यूट किया जाता है। याद रहेगी, किसके सिफारिश पे? वित्त मंत्री के सिफारिश पे। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा। किसे? RBI के गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। और RBI के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं उनको कभी भी हटाया जा सकता है, उनका कुछ फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और उनको रिटायरमेंट का एज 62 वर्ष है। डिप्टी गवर्नर की बात कर रहा हूँ। इनके अलावा वर्तमान में स्वामीनाथन जे, T रविशंकर, M राजेश्वर राव और माइकल डिपात्रा, ये जो है RBI में डिप्टी गवर्नर हैं 4 और गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो ये हमने थोड़ा सा RBI के बारे में जाना है। बाद में कि मैंने चीज़ों को रिलेट करके कई बार बताया हूँ कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा। जनरली मुद्रास्फीति को रिलेट करके ही पूछता है क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बाजार में क्या होता है? मुद्रास्फीति घट जाती है। ये कैसे घटती है मैंने बता दिया है कि भाई RBI एक बहुत ही जो है बहुत बड़ी संस्था है जिसके ऊपर जो कमर्शियल बैंक भी डिपेंड करता है लोन वगैरह लेने के लिए। तो जब ये RRR रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या होता है? बैंक अपना अधिकांश पैसा जो है RBI को देने लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी भी है और तुरंत मिल भी जाएगा, क्योंकि अल्पकालीन ऋण होता है। जैसे शेयर बाजार कैसा होता है? इंट्राडे कैसा होता है? अल्पकालीन होता है, 2 सेकंड में खेला हो जाता है। वैसे ही जो है RBI अल्पकालीन ऋण लेता है RRR पे, यानी रिवर्स रेपो रेट पे, है ना। तो तुरंत ही जो है कमर्शियल बैंक को फायदा हो जाता है। तो इनके पास जितने भी पैसा होता है उसका अधिकांश हिस्सा RBI को देने लगता है। तो जब तक ये RBI रखे रहते हैं उस पीरियड में क्या होता है? लोगों को लोन कम मिलता है। और लोगों को लोन कम मिलेगा तो कम उड़ाएगा तो महंगाई रुकेगी, मतलब मुद्रास्फीति रुकेगी। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को रिलेट करेंगे समझ में आएगी। इनके अलावा
नंदिनी और रागिनी शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आज एमटीएस का कुछ एडमिट कार्ड वगैरह का सूचना आया का हो, है ना, इसीलिए इतना लाइन लगा है पीडीएफ वगैरह के लिए। अच्छा ठीक है, वीडियो बना लूँ पहले। नंदिनी और रागिनी शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये वायलिन से है। किससे है भैया? वायलिन से है। नंदिनी और रागिनी शंकर का संबंध वायलिन बजाती है, ठीक है। अनुष्का शंकर का संबंध सितार से है और उदय शंकर का संबंध डांस से है। और इसे आधुनिक भारत का, है ना, नृत्य जनक भी कहा जाता है। आधुनिक नृत्य का जनक भी कहते हैं भारतीय लिहाज से उदय शंकर को। उदय शंकर रविशंकर साहब के भाई हैं, जो पंडित रविशंकर है ना सितार के, उनके भाई हैं। और पंडित रविशंकर साहब से पहला क्या है? ग्रैमी अवार्ड विजेता भारत के लिहाज से 1968 में सबसे पहले कौन जीते थे? पंडित रविशंकर साहब जीते थे। 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है? आप लोगों से एक क्वेश्चन का आंसर डिमांड है। ऑप्शन है 5, 4, 6 या फिर 3। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। इनके अलावा वडाली ब्रदर्स का संबंध सूफी संगीत से है। किससे है भाई? सूफी संगीत से वडाली ब्रदर्स का संबंध। झावेरी बहने का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। जो भी पेयर में भाई बहन है उनका चर्चा मैं यहीं पे करूंगा, एक जैसे प्रश्न का एक जगह पे ठिकाना। रेड्डी फैमिली का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से होता है। जो भी दर्शना, नैना, अब माफ कीजिएगा, जो भी आपका गद्दाम, पद्मजा, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये जो भी रेड्डी हैं ये आपका इसमें आ जाएगा। किसमें? रेड्डी फैमिली में। और ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित होते हैं। नालनी मालनी अस्थाना यानी अस्थाना ग्रुप का संबंध किससे है भाई? कथक शास्त्रीय नृत्य से है। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसके अंदर आपको भारतीय कला के साथ साथ इस्लामी और ईरानी कला का समावेशन भी देखने को मिलता है। गुंडेचा ब्रदर्स का संबंध किस घराने से है? पूछता है। डागरी घराने से। डागरी घराने से गुंडेचा ब्रदर्स का संबंध है ना। इसके अलावा मैंने दरभंगा घराना बताया था जिसमें नौहरवानी गाया जाता है ना, खंडार और नौहरवानी, ये सब ध्यान रखेंगे, काम आवेगी। राइट ब्रदर्स का संबंध वायुयान के आविष्कार से है। राइट ब्रदर्स का संबंध जो है ये आपका वायुयान के आविष्कार से है। इन्हें ध्यान रखेंगे। ये तो काफी पुराना और पॉपुलर है तो ये आपके एग्जाम में न भी आए, लेकिन एक जैसा था इसीलिए रख लिया हूं। अली बंधु का संबंध खिलाफत आंदोलन से है, कई दफा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक खुदाई खिदमतगार याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेशन है। और एक आपका होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक से रिलेशन है। इस प्रकार के चीजों में यानी अलू बंधु वाले जो चीज है खिलाफत आंदोलन, ऐसे चीज में मैंने 3 और बताया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी राज्य के विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है? जैसा कि आप समझते हैं कि बाईकैमरल स्टेट में एक तो आपका विधान सभा होता है और एक आपका विधान परिषद होता है ना। तो विधान परिषद जो है ये कभी भी आपका क्या होता है? विघटित नहीं होता है। तो ये जो विघटित नहीं होता है ये कौन से आर्टिकल आपका इस प्रकार का उपबंध या हमें सुझाव देता है? तो ये आर्टिकल 172 के 2 में कहा गया है कि राज्य के अधीन जो अपर सदन है यानी विधान परिषद है इसका विघटन संभव नहीं है। मैंने आपको पॉलिटी कई अंदाज में पढ़ाया है, कल होगा तो पॉलिटी पे 1 शॉट ले आऊंगा एमटीएस वाले के लिए। देखिए पॉलिटी में अपन पीएम को सीएम के साथ पढ़ लेते हैं, प्रेसिडेंट को गवर्नर के साथ पढ़ लेते हैं, विधानसभा को लोकसभा के साथ पढ़ लेते हैं, विधान परिषद को राज्यसभा के साथ पढ़ लेते हैं, महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को महाधिवक्ता के साथ पढ़ लेते हैं, है ना। तो ऐसे में हमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के साथ पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में हमारी चीज बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। कल मिलेंगे पॉलिटी वाले जो भी क्वेश्चन 2-4 साल में पूछे गए हैं उनको लेकर के एक बढ़िया होगा तो बना देंगे। नहीं आप लोग जो है साथ ही नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या ही करूं, है ना। बहुत सारे बच्चों को यही लग रहा है फ्री में क्या पढ़ाएगा, है ना। तो जब तक निभ रहा है नहीं तो देखेंगे, हम भी कुछ तो करेंगे ना भाई। टाइम खर्च कर रहे हैं, अपने घर परिवार, छोटी सी बच्ची वंचित हो जाते हैं खेलने को। आज लगभग 2-2.5 साल से, है ना, 3 साल से लेकर जब तो मैं पढ़ा रहा हूँ 5 साल की हो गई है, कभी मुझे नहीं लगता मैं खिलाने ले गया हूँगा। इसका भी पाप है मेरे ऊपर। तो ये सब जो कर रहा हूँ तो इसकी भी तो कुछ, है ना, थोड़ा बहुत तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए ना। ये जरूरी नहीं है कि भाई जो है पूर्णतः निस्वार्थ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं हो सकता। तो थोड़ी बहुत तो स्वार्थ मेरे अंदर भी होगा, है ना। तो बाकी के तुलना में तो बहुत कम है, नहीं तो इससे इतने लगन से शायद ना पढ़ाता होगा कोई। मुझे न लगता है कि आपके सफलता के बारे में इतना कोई सोचेगा दिन रात, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इस तरीके से करोगे, है ना, कोई बच्चा देखता है तो लाइक नहीं करता है, उनको लगता है कंपटीशन बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, अपना अपना है। चलिए
किस अनुच्छेद के बता दिए थे। विधान परिषद राज्यों के उच्च सदन होते हैं। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40, कितने होते हैं 40, और अधिकतम सदस्यों की संख्या बात करेंगे ना तो उस राज्य में जो विधानसभा है, जैसे उसी राज्य में, जैसे बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो मान लीजिए कि बिहार के विधानसभा में 245 सीट है, मान लीजिए एक सेकेंड के लिए, तो इसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा यानी विधान परिषद में, यानी 8 के 24, 3 1 3, 81 सदस्य से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस केस में, अगर विधानसभा में 245 सदस्य। कहने का मतलब है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम 40 और मैक्सिमम उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा। ठीक है। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80, इसमें क्या जिक्र है भाई, राज्यसभा का जिक्र है। क्या जिक्र है, राज्यसभा का जिक्र है ना। राज्यसभा संसद के उच्च सदन होते हैं और संसद के लोअर सदन जो होते हैं लोकसभा होते हैं, जिसकी चर्च कहाँ पे मिलेगा कि भाई ये लोअर सदन होगा, आर्टिकल 79 के अंदर मिलेगा। लेकिन पार्टिकुलर लोकसभा पे चर्च कहाँ पे मिलेगा, आर्टिकल 81 में मिलेगा। ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, है ना। इनके अलावा राज्यसभा 1952 में अस्तित्व में आया था, है ना, और जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था ना वो भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो 1951 से 52 बोलिएगा, ऐसे ही हैफन के लफ्ज में बोलिएगा। वैसे लोकसभा का कार्यकाल भी जो पूर्ण रूप से फुल फ्लेज में स्टार्ट हुआ ये 52 से ही हुआ था। इनके अलावा राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 होते हैं, जो 2 पार्ट में आते हैं। 230 आपका चुनाव से आता है, 20 आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके लाए जाते हैं। ठीक है। इनके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों की होती है। इस लाइन को 2 बार पढ़ेंगे तभी आपको चीज समझ में आएगी। क्या है भाई कि राज्यसभा में जैसे मान लीजिए आप मेंबर हो गए राज्यसभा के, तो आपका जो कार्यकाल है ना अपॉइंटमेंट के डेट से 6 वर्षों तक की होगी। ठीक है। लेकिन राज्यसभा जो खुद में एक घर है, एक सदन है, ये कभी भी विघटित नहीं होती पूर्ण रूप से। समझ रहे हैं, समझे कि नहीं समझना पड़ेगा। राज्यसभा स्वयं को कभी विघटित नहीं करता है, इस बात की पुष्टि 83 के 1 में है। जैसे विधान परिषद का 172 का 2 में था, वैसे ही केंद्र में राज्यसभा होते हैं, तो उनका 83 के 1 में कहा गया है कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होगा। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने होते हैं, 500 होते हैं, है ना। और सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितने होंगे विधानसभा में, 60 होते हैं। तो 560, 40 और 1/3 याद रखेंगे विधान परिषद में, है ना। विधानसभा में सदस्यों की सदस्यता हेतु कितने, 25 वर्ष, सेम लोकसभा के अंदर है। और विधान परिषद में सदस्यों की सदस्यता हेतु 30 वर्ष, सेम राज्यसभा के अंदर है। तो इन्हें ध्यान रख लेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे क्या है, बाई कैमरल स्टेट है ना। यहाँ पे क्या है आपका जो है विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। प्रारंभ में दक्षिण भारतीय राजवंश राष्ट्रकूट किसके अधीन हुआ करता था, यानी राष्ट्रकूट खुद को अस्तित्व में लाने से पहले किसके अधीन कार्य करते थे। जैसे अब एग्जांपल दूं कि भाई मौर्यों के अधीन जो है लगभग पुष्यमित्र यानी शुंग थे, तो बाद में शुंग आया बृहदत्त का हत्या करके, है ना। जैसे आप हुमायूं का और शेरशाह सूरी का नमूना ले सकते हैं, वैसे ही जो है ये राष्ट्रकूट वंश जो है पहले चालुक्य के अंदर रहते थे, शासक थे या काम करते थे, बाद में जो है खुद का अपना एस्टेब्लिश किया राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। वातापी के चालुक्य वंश का फाउंडर, और आपका एक और पूछा जाता है तैलप द्वितीय वाला, ये दोनों के फाउंडर अलग अलग पूछा जाता है। तो वातापी के चालुक्य का फाउंडर जय सिंह था, इनका नाम काफी अच्छा है, तुरंत याद हो जाएगा। यह पहला कदम्ब राजवंश के अधीन शासक थे। अब देखिए जो पहले राष्ट्रकूट है ये चालुक्य के अंदर, अब मैं चालुक्य का संस्थापक बताया वातापी के चालुक्य जय सिंह। अब ये जो जय सिंह था ये आपका कदम्ब राजवंश के अंदर शासक थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगर कल होके इसी क्वेश्चन को पलट के पूछे भाई चालुक्य पहले किसके अधीन थे, तो कदम्ब राजवंश के। ठीक है। इनके अलावा चालुक्य वंश के परम प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय, अब समझ में आया कौन है ये, कई बार सुने होंगे पुलकेशिन द्वितीय। ये जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, है ना, तो ये पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, इनको 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पे, ये ध्यान रखेंगे। अब इस बात की पुष्टि किस अभिलेख से होती है ना, तो इस बात की पुष्टि आपका एहोल अभिलेख से होती है। एहोल अभिलेख को किस
किसने लिखा है ना, कवि रवि कीर्ति ने लिखा है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है, कवि हरिसेन ने लिखा है। वैसे ही ये एहोल अभिलेख को किसने लिखा है, कवि रवि कीर्ति ने लिखा है। कल हो के अगर पूछे, चूंकि ये साउथ इंडिया का है तो अधिकांश बच्चा जिनको पता नहीं होगा वो तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ में से कोई एक चुन के सटाक से चिपका देगा। अगर पूछे कि भाई एहोल अभिलेख की भाषा कौन सी है तो कहेंगे संस्कृत भाषा है और लिपि ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये जो कवि रवि कीर्ति है ना, ये जैन मत को मानते थे एक्चुअली में। इनके अलावा कला का बेसर शैली जिसे डेक्कन शैली भी कहा जाता है, और बेकर शैली या फिर डेक्कन शैली क्या होता है ना, द्रविड़ शैली और गंधार शैली के मिक्सअप है ना। द्रविड़ शैली और गंधार शैली, माफ कीजिएगा, नागर शैली। द्रविड़ शैली और नागर शैली जो उत्तर भारतीय स्टाइल है, इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, बेसर शैली या डेक्कन शैली। तो ये बेकर शैली या डेक्कन शैली जो है किसके काल में आया था, चालुक्य के काल में आया था। चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्ति वर्मा सेकंड, इनको जो है दंती दुर्ग ने पराजित कर दिया था, और दंती दुर्गा ही राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, मान्यखेत थी, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। इनके अलावा देखिए अभी आपने देखा था है ना अलग चालुक्य वंश, अब हम कल्याणी के चालुक्य वंश देखेंगे जिनके फाउंडर है तैलप दो। कौन है भाई, तैलप दो, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के कर्क द्वितीय को पराजित किया था। अब देखिए क्या होता है, चालुक्य वंश पहले वाला आया तो इन्होंने जो है पहले कदम वंश के अंतर्गत जो है काम किए थे, फिर बाद में चालुक्यों को कौन हराया था, राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्गा। अब फिर से राष्ट्रकूट वंश के कर्क द्वितीय जो था उनको हरा के कल्याणी के चालुक्य का जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, इनके अलावा कल्याणी के चालुक्य वंश के महान राजा विक्रमादित्य 6 के काल में ही विक्रमादेव की रचना बिल्हन और मिक्ताक्षरा की लेखक विज्ञानेश्वर आदि महान लेखक हुए। डायरेक्ट इन किताब के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भाई इनके लेखक कौन है, तो मिक्ताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर, है ना। और विक्रमांक देव के लेखक कौन है, बिल्हन। एगो कल्हन है, मैंने बताया है कल्हन आपका राज तरंगिणी के लेखक है जो कश्मीर के इतिहास को बताने का काम करता है। ये बिल्हन है जिन्होंने विक्रमांक देव लिखा है। और ये कौन राजा का बखान है, विक्रमादित्य 6 का है। विक्रमादित्य 6 किस वंश के हैं, तो ये जो है आपके चालुक्य वंश के हैं, कल्याणी के चालुक्य वंश के हैं। ठीक है, और विक्रमादित्य जो है ना, डायरेक्ट विक्रमादित्य वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है जिनके काल में फहियान भारत आए थे। ठीक है भाई, चीजों को समझ लेंगे। इनके अलावा पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो ये गोपाल है। इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो बिहार के बिहार शरीफ में स्थित है करवाए थे। इसी वंश के एगो शासक धर्मपाल हुए जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का जो है फाउंड करवाया गया और इसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार उस समय में धर्मपाल ने ही करवाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कुतुब मीनार की नींव जो है ऐबक ने रखा, बनवाया इल्तुतमिश, और ऊपर का फ्लोर फिरोज शाह तुगलक बनवाया, वैसे ही यहाँ पर भी है नालंदा विश्वविद्यालय के केस में, है ना। एस्टैब्लिश किया कुमारगुप्त प्रथम, और पाल वंश के जो धर्मपाल हुए ना इनको जो है रिजुविनेट करवाया। इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग ने कौन से वंश की स्थापना करा था, तो आप कहेंगे शुंग वंश के। ये क्या थे, ब्राह्मण थे। एक बार यही पूछ दिया गया था कि पुष्यमित्र शुंग कौन थे, तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय ऐसा लिखा हुआ था तो ब्राह्मण होगा। इनके अलावा जो आपका अभी इसी लाइन से मैंने क्वेश्चन एक क्रिएट कर देना है, तो कैसे आंसर देना है कि भाई पुष्यमित्र शुंग किसके अधीन रहे होंगे, तो मौर्य कहना है। ठीक है भाई। इनके अलावा नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करा था। इस काम के लिए इन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की है, सपोर्ट किए थे। मुगल वंश के तीसरे शासक हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हराए थे कौन, शेरशाह सूरी। और उन्होंने कौन से वंश को फाउंड किए थे, सूर वंश को फाउंड किए थे। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम, है ना। गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा महेंद्र पाल प्रथम के काल में राजशेखर, देखिए यहाँ पे कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। और गुज्जर प्रतिहार वंश के ही एगो राजा हुए जिनका नाम है महेंद्र पाल प्रथम, है ना। इन्हीं के काल में राजशेखर, जिन्होंने कई सारे कृतियां की रचना की। इसमें प्रमुख है जो आपके एग्जाम में आता है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास, एगो मत विलास प्रहसन है जो महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एगो मत विलास
मत विलास, एगो गंगा विलास 9 भी है भाई, है ना, एक मत विलास प्रहसन है, ये आपका महेंद्र बर्मन के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है हर विलास है, हर विलास राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। भारत को कुल कितने भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 4 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित करा गया है। किसे? भारत को। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है सर? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इस क्वेश्चन को जब भी एग्जामिनर पूछता है तो आपको रिलेट करता है योजना आयोग के द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 15। आंसर ना बदलने वाला, सिर्फ योजना आयोग लगा देगा इसके अंदर। इनके अलावा भारत में कोर उद्योग में कितने उद्योग को शामिल किया गया है? 8 उद्योग को शामिल किया गया है कोर उद्योग में, जैसे लोहा वगैरह हो गया, है ना, इसमें आपका शामिल है, सीमेंट भी है ना। तो ये 8 वो उद्योग है जो कोर उद्योग के अंतर्गत आता है। इनके अलावा हम बात कर लेंगे, इनके अलावा जो हम बात कर लेंगे, एक सेकेंड, एक बच्चा PDF दे देता हूं। चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा भूकंप पे बात कर लेते हैं। ये आपको एक ईंटा के जैसा दिख रहा होगा, ये जो है एक्चुअली पृथ्वी का छाप है, समझ लीजिए कि पृथ्वी का एक केक जैसे पीस है ना। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है ना बंधु, उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, जहाँ से ओरिजिन होती है भूकंप की, है ना। और इसी के सीध में या फिर जहाँ भी सबसे पहले झटका आघात महसूस होता है पृथ्वी के ऊपर में, इसे हम ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाती है। अब यहीं पर समझा दे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, भूकंप में 3 प्रकार के किरण निकलते हैं, PS और L। इसे प्राइमरी पढ़ लेना, इसे सेकेंडरी, और इसे लव तरंग पढ़ लेना, प्यार वाला, है ना। देखिए, अब जो है इनमें से जो चाल का रेशियो आपसे पूछता है, भाई चाल का क्या क्रमांक है, तो सबसे ज़्यादा चाल P का होता है, उससे कम सेकेंडरी का, और सबसे कम L का चाल होता है वेलोसिटी के लिहाज से। इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे। अगर आप खतरनाक के लिहाज से अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा L खतरनाक होता है, फिर S खतरनाक होता है, और सबसे कम खतरनाक P होता है। तो ये खतरनाक या फिर चाल के लिहाज से आपको जो है ना, आपको मैंने अरेंज करके बताया है। आपके एग्जाम में कथन के रूप में इससे क्वेश्चन आती है, अगर आप मेंस देने वाले हैं तो। ठीक है। इनके अलावा अब एक क्वेश्चन आता है कि भूकंपीय तरंग में कौन सा ऐसा तरंग है जिनका एक गुण है कि ऊपर के दिशा में, है ना, प्रसार नहीं करता है। तो जो L तरंग है ना बंधु, L तरंग, ये सिर्फ नीचे के दिशा में ही प्रसार करता है, ऊपर के दिशा में प्रसार नहीं करता है। बाद बाकी तरंग जो है ऊपर नीचे दोनों प्रसार करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये भूकंप वाला हो गया। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जो मैंने यहाँ पे समझाया है, बाद बाकी वही है। तो हम इसे स्किप करके निकल जाते हैं आगे। अब देखिए, भूकंप मापन यंत्र तो आपको पता ही होगा, सिस्मोग्राफ यंत्र से मापते हैं, रिएक्टर पैमाना इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों भूकंप मापीय साधन हैं, इसे ध्यान रख लेंगे। दुनिया का लगभग 80% भूकंप किस महासागर के पेटी में, या फिर किस महासागर के क्षेत्र में, या फिर किस महासागर के बेल्ट में, ये ज्योग्राफी का अपना अपना शब्द है ना। तो भाई आपको एक ही समझना है। तो दुनिया का 80% जो भूकंप है ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आता है ना। प्रशांत महासागर क्षेत्र में ही सर्किल ऑफ फायर या फिर रिंग ऑफ फायर स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। जो है रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, सर्किल ऑफ फायर भी कहते हैं। इसके अलावा इसी महासागर में अल नीनो और ला नीनो की घटना भी होती है। अल नीनो क्या होता है? गर्म कर देता है जलधारा को, और ला नीनो क्या कर देता है? जरूरत से ज्यादा ठंडा कर देता है जलधारा को। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है पूरे दुनिया में? तो भाई जलवायु पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा अगर आपको अल नीनो में पार्टिकुलर किसी देश का नाम पूछता है ना, कि अल नीनो किस देश के किनारे आता है या किस समुद्री तट के किनारे आता है, तो जनरल केस में आपका पेरू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पेरू। पेरू पेरू है ना। पेरू अमरूद को भी बोलता है, पेरू देश का भी नाम है। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस महारानी को कैसर हिंद या भारत की साम्राज्ञी का उपाधि प्रदान करा गया था? अब देखिए, महारानी को उस समय भारत का सामग्री का जो है उपाधि दिया जा रहा था भाई। तो ये है महारानी विक्टोरिया। कौन है? महारानी विक्टोरिया। इनके अलावा महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की सामग्री की उपाधि प्रदान करी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कौन सौंपी थी? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम की। जाओ अब इंडिया को लूटो, है ना। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जो है लिखित में दिए थे कि जाओ तुम बिजनेस व्यापार करो। बिजनेस तो नाम था, है ना, बाद में की तो यहाँ से सब लूटना था। इनके अलावा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जो ताजपोशी होती है, कोरोनेशन,
ये 1953 में हुआ था, जो जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है 2022 में मेरे ख्याल में, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का। वो बहुत दिन तक महारानी रही ब्रिटेन के इतिहास में, है ना। तो इनके जो कोरोनेशन हो रहे थे तो इंडिया से फिल्म अभिनेत्री और महान नृत्यांगना जो बजबूर शैली के नृत्यांगना थे भरतनाट्यम की, इनके साथ साथ मणिपुरी वगैरह भी जानती थी ये कुमारी कमला, इनको जो है इन्वाइट करा गया था, है ना, ब्रिटेन आने के लिए। इनके अलावा आज़ादी के समय ब्रिटेन के महारानी महाराज कौन थे, ये भी क्वेश्चन छपती है। तो जॉर्ज 6, है ना, जॉर्ज खस्टम या जॉर्ज 6, ये आपका आज़ादी के समय अर्थात 1947 के समय ब्रिटेन के महाराज थे। महात्मा गांधी भी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी क्योंकि इनको दिया गया था। तो भाई इनको वापस करने की क्या आन पड़ी, तो भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है इन्होंने अंग्रेजों को लौटा दिया था। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर साहब नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी पूछा जाता है। और इससे क्वेश्चन रेलवे इसका पार्टी पूछ लेता है कि भाई ये जो आजादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी का शासन था, तो आप कहेंगे लेबर पार्टी की शासन था और क्लेमेंट एटली उस समय लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। इनके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP को किस वित्तीय वर्ष तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ना इसे आगे बढ़ा दिया गया है, यानी 15वां वित्त आयोग का जब तक का अवधि है तब तक जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलती रहेगी यथावत अनवरत, ठीक है भाई। इनके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 2008 में, है ना, 2 योजनाओं को एक साथ मिलाकर किया गया था। ये 2 योजना कौन कौन से थे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, है ना, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपका बना दिया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। कब, 2008 में, ठीक है। यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो भाई ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग विभाग जो है उनके द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा नरेगा एक्ट से कुछ समझ लेते हैं। देखिए नरेगा एक्ट आया था 2005 में। नरेगा एक्ट के अनुसार नरेगा की स्थापना हुई 2006 में। नरेगा को 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदल के कर दिया गया मनरेगा, अर्थात महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। अब नरेगा जो है कितने दिन की रोजगार प्रोवाइड कराता है, 100 दिन का गारंटी रोजगार प्रोवाइड कराता है। इनके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये हॉट टॉपिक है भाई, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत 2020 में किया गया था, क्योंकि इस योजना को पहले 2022 तक के लिए ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कोरोना के मार के बाद स्टार्ट करी गई थी और 2 साल के लिए करी गई थी, ठीक है। इनके अलावा फिर 2022 में इसे बढ़ा दिया गया था और इसे कर दिया गया था 2023 ईस्वी तक के लिए। फिर 2023 के नवंबर में इसे बढ़ा के 5 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये करंट सेक्टर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है पुनः, तो 5 वर्षों के लिए। इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2019 में हुई थी, गोरखपुर से हुई थी, है ना। इनके अलावा इस योजना में लाभार्थी को 6,000 की रुपया मिलती है, 3 किस्त में मिलती है और 4 महीने के गैप पे मिलता है उनके जनधन खाता में, ठीक है। जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, बैंकिंग वाला। इनके अलावा दक्षिण भारत का एकमात्र गोखुर झील का उदाहरण कौन सा है, जो साउथ इंडिया है वहां पे एकमात्र गोखुर झील है, तो ये कौन सा गोखुर झील है भाई, तो ये है आपका, है ना, चलाकुडी झील, ये आपका केरल के अंदर है। ये दक्षिण भारत का एकमात्र गोखुर झील का उदाहरण है ना, इसे ध्यान रखेंगे। अब गोखुर झील क्या होती है, तो गोखुर झील क्या होता है, सामान्यतः अर्धचंद्राकार होता है, इस प्रकार का होता है, जो नदियों के पास बाढ़ के मैदान एवं निचले इलाकों में पाए जाने वाली भूस्थलाकृतियां है। यह अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो है बनती है। अगर कल होके पूछे भाई गोखुर झील का निर्माण किससे होती है, ऑप्शन में रहेगा हवा, नदी, है ना, हवा रहता है, नदी रहता है, और भी 1-2 चीज मान लीजिएगा, वायु बता दिए, हवा, नदी, और भी 2-3 चीज मान लीजिएगा, कुछ भी रहेगा। तो आपको हवा आंसर टिक करना है। क्या आंसर टिक करना है, हवा आंसर टिक करना है, ठीक है। सॉरी, नदी आंसर टिक करना है, माफ कीजिएगा, नदी आंसर टिक करना है। ये नदी के परिणाम स्वरूप आपका गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक है मेरे भाई, उनके निक्षेपण से। इनके अलावा गोखुर झील के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे उड़ीसा का अंशुपा झील, डायरेक्ट पूछता है अंशुपा झील कहाँ पे है, चूंकि जो है ये फेमस है
तो ये आपका उड़ीसा में है। बिहार के कवर झील, जो बिहार के पहले रामसर साइट का दर्जा भी इन्हें प्राप्त हुआ था, है ना। अब तो बिहार में और भी नागी नकटी वगैरह भी आ गए, लेकिन पहले जो है रामसर साइट सबसे पहला कौन है, बिहार का कवर झील है, बेगूसराय में है। तो इसे जो है गोखुर झील का उदाहरण है ये। चलाकुडी झील ये दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित है, यह गोखुर झील का उदाहरण है। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील केरल में है ना। ये सबसे बड़ी झील है भारत की। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, मणिपुर में मिलेगा। और जहाँ पे कैबुल लामजाओ है वहाँ पे कौन सा झील है, लोकटक झील है। एक पुलिकट झील बताए थे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, लोकटक पुलिकट, है ना। 2 बार 3 बार बोलेंगे आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इनके अलावा महाराष्ट्र के बुल्ढाना प्रांत में लोनार झील है, यह उल्का पिंड से निर्मित झील है भाई, है ना। अभी 2-3 दिन पहले ही इसी प्रकार का कुछ हम जो है ना आपका ब्रह्मांडीय चीज को गिरना ऐसा सुने थे हम भाई, लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं अभी तक, ऐसा हुआ था क्या, है ना। इनके अलावा जो आपका है जम्मू कश्मीर स्थित बुलर झील, जो भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हुई थी। जो आपका जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, इंडिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये प्लेट टेक्टोनिक से निर्मित है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत की सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है, लगून झील खारे पानी की झील है ये, तो ये आपका चिल्का है। चिल्का कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में गोल्डन बीच भी है, जिसे आपका ब्लू फ्लैग प्राप्त है। ब्लू फ्लैग क्या होता है, समुद्री बीच को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होता है। जैसे खिदमत, खिदमत याद रखना, खिदमत ये आपका कहाँ पे है, लक्षद्वीप के अंदर है खिदमत। और लक्षद्वीप के बारे में एक एक चीज बता दिया है कल या परसों के क्लास में, क्योंकि रेलवे लक्षद्वीप अंडमान निकोबार इनको बहुत पसंद करते हैं। चलिए, इनके अलावा अनसुपा झील बता दिए थे, उड़ीसा में है। झीलों के अध्ययन को अपन लिम्नोलॉजी कहते हैं। और जो 5 गो झील का समूह है, इनमें ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन आता है कि 5 गो जो महान झील की श्रेणी है, उनमें से कौन सा झील सिर्फ अमेरिका में ही है, अर्थात कनाडा के अंदर नहीं पड़ता है, तो वो है मिशिगन। ये देखिए, ये है मिशिगन झील, ये सिर्फ आपका अमेरिका के अंदर ही है। बाद बाकी अगर आपका सुपीरियर हो गया, हुरून हो गया, ओंटारियो हो गया, ईरी हो गया, तो ये जो चारों है ये अमेरिका और कनाडा दोनों में जो है टच करता है, लेकिन मिशिगन खाली अमेरिका में ही टच करता है। ये महान झील है जिसमें 5 गो झील है। इसे हम लोग याद रखे थे, मशीन है ये आंटी, इस प्रकार से आप लोग कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा दुनिया की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील से निकल के भूमध्य सागर में गिरती है। विक्टोरिया लेक से निकलती है आपका नील नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और ये कहाँ पे गिरती है, भूमध्य सागर में। ये अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी नदी है। एशिया महादेश की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी क्यांग बताया था, बहुत सारे बच्चे जवाब भी दिए, बहुत सारे नहीं दिए। जो नहीं दिए महान है, जो दिए उनका धन्यवाद। यांगटीसी क्यांग है ना, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है, महाबली गंगा होता है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है, इरावदी नदी होता है। तो ये सब, यूरोप का सबसे लंबा नदी पूछा जाता है, बोल्गा होता है। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, नदियों के दुनिया में सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र या जल उपस्थिति के आधार पे अमेजन होता है, और नील नदी लंबी नदी है, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध गोविंद सागर कृत्रिम झील ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। जो आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, उन्हीं से निकला हुआ ये झील है गोविंद सागर झील, जो आपके हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। देखिए, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है ना। अभी आपको कुछ दिन पहले आपको एक क्वेश्चन बना था कि भाई बिलासपुर के अंदर एम्स का उद्घाटन मोदी साहब किए हैं, यह किस राज्य में है, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला नहीं था, वो हिमाचल प्रदेश वाला था, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम आगे। हिमाचल प्रदेश में आप नाटी डांस कर लेना, माघ साजी का मकर संक्रांति में त्यौहार मना लेना, कुल्लू दशहरा का फेस्टिवल मना लेना, है ना। ये सब आपको हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। चलते हैं हम आगे। इनके अलावा प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन को किस वायसराय के काल में अंजाम दिया गया था। सबसे पहले काकोरी ट्रेन एक्शन क्या था, देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन ऐसा था कि भाई जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, तो बहुत दिन प्रयास करते 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 जो कोषागार था वो खत्म हो गया था, यानी धन की अभाव हो रही थी। तो 2 रास्ते थे, या तो चंदा कलेक्ट किया जाए, है ना, या फिर जो है दूसरा रास्ता अपनाया जाए। तो जब चंदा ही कलेक्ट करना है, जब इंडियन से ही लेना है, तो जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, इन्होंने सोचा कि अंग्रेज से ही क्यों न लिया जाए। तो इसी प्रकार से जो काकोरी स्टेशन है वहां पे ट्रेन रोक करके यहाँ पे जो खजाना लूटने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले काकोरी ट्रेन कांड नाम हुआ करता था, अब इन्हें नाम बदल के समान सूचक शब्द एक्शन हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था।
एक्शन में शामिल कौन कौन थे? तो सबसे बड़े नायक जो होंगे वो राम प्रसाद बिस्मिल साहब होंगे, अशफाक उल्लाह साहब होंगे, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिरी और सचिंद्र नाथ बख्शी जैसे नाम शामिल हुआ करता था। इस क्रिया का मतलब था ब्रिटिश खजाने को लूटकर स्वतंत्रता के कार्यों में लगाना। कोई व्यक्तिगत फायदा के लिए किसी ने भी नहीं किया और किसी का मकसद ये नहीं था कि किसी को जान माल की जो है क्षति हो, सिर्फ था कि खजाना लूटा जाए और इससे जो है देश स्वतंत्रता में इस चीज का उपयोग करा जाए। ठीक है, नमन है। इस क्रिया के अधिकांश सदस्य हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य हुआ करता था, यानी एचआरए का सदस्य हुआ करता था। आज एक बच्चे ने कमेंट करा है भाई कि एचआरए जो है आपने लिखे हो ई बुक में 1924। हाँ, 1924 ही सही है, 1924 ही सही होगा। ई बुक के अंदर लिखा है 1924 ही सही होगा। एचआरए की स्थापना 1924 में ही हुई थी कानपुर के अंदर। उनके संस्थापक में बहुत सारे लोग शामिल थे, जिनमें सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल का ही नाम यहाँ भी आता है। राम प्रसाद बिस्मिल ही एचआरए के मेन फाउंडर थे। बाद बाकी और भी सचिंद्र सन्याल का भी नाम आता है ना, बाद बाकी और भी लोग थे। तो ध्यान रखेंगे 1924 में ही एचआरए हुआ था। एचआरए का ही रूपांतरण रूप है एचएसआरए। एचएसआरए क्यों बना था, कोई किसी को पता है? देखिए एचआरए जो था काकोरी कांड हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे बात हो गए। तो इससे क्या हो गया, जो कार्य करता थे वो छिटपुट होने लगे, है ना, छिटपुट होने लगे, मतलब उस हिसाब से संस्था नहीं चल रही थी। तो चंद्रशेखर आजाद साहब ने भगत सिंह साहब को कहे कि भाई हम इसका नाम जो है ना थोड़ा सा चेंज करेंगे, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एचआरए का नाम परिवर्तन का सुझाव जो है चंद्रशेखर आजाद साहब ने भगत सिंह साहब को दिए थे। ठीक है, तो लेकिन एचआरए का नामकरण जो किया गया नया वाला एचएसआरए, इसमें जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी जो सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, तो इन्होंने जोड़ दिया कौन? भगत सिंह साहब। 1928 में कहां पे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। लेकिन विचार किसके मन में आया पूछेगा तो चंद्रशेखर आजाद। दोनों बात ध्यान रखना भाई। इनके अलावा प्रसिद्ध चौरा चौरी हत्याकांड, ये जो है फरवरी 1922 में रीडिंग के समय हुआ था। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हटाओ यहां से, सिर्फ रीडिंग बोलो, समय में घटित हुआ था। इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो 1920 में हुआ था और ये गांधी जी के व्यापक तौर पे इंडिया में अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह था, है ना। वैसे चंपारण सत्याग्रह पहले होता है, पहले पूरा बात सुन लीजिए। चंपारण सत्याग्रह पहले होता है, लेकिन चंपारण सत्याग्रह एक रीजनल सत्याग्रह था। चूंकि ये बिहार के चंपारण एक सीमित इलाका में हुई थी, इसीलिए यह व्यापक सत्याग्रह नहीं कह सकते। व्यापक सत्याग्रह हम असहयोग आंदोलन को कहेंगे, जो पूरे देश भर में इनका जो है प्रभाव देखा गया था और सभी वर्गों का सपोर्ट मिला था, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, सभी का सपोर्ट इसमें देखा गया था। रीडिंग के काल में स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन बंद हो जाने के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा करा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो यही दोनों साहब हैं जिन्होंने वकालत छोड़ दिए थे, एक मोतीलाल नेहरू और एक चित्तरंजन दास साहब। ये जो है वकालत छोड़ दिए थे, पेशे से वकालत करते थे, लेकिन असहयोग आंदोलन में अपना फुल टाइम देने के लिए अपनी पेशा तक को छोड़ दिए थे। ठीक है, इनके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में लखनऊ में वेलिंगटन के काल में हुआ था। ठीक है, और एगो बिहार में आपका होता है इस प्रकार का बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, ये भी स्वामी सहजानंद ही करते हैं, लेकिन ये 1929 में करते हैं। 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन भी होता है, 1929 में आपका ऑस्कर का स्टार्ट भी होता है, 1929 में आपका लता मंगेशकर का जन्म भी होता है। ये सब 1929 सब याद रखिएगा। इनके अलावा प्रसिद्ध बंगाल विभाजन, ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। कौन किए थे भैया? कर्जन ने किए थे। कौन किए थे? कर्जन ने। फोन आ रहा है, कौन है? एक सेकंड। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? फोन आ गया था एक। देखिए, प्रसिद्ध बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में, कर्जन के समय हुआ था। सती प्रथा का अंत आपका विलियम बेंटिक के काल में हुआ था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कांग्रेस में कांग्रेस की स्थापना और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। देखिए, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के परिणाम ही है कि बर्मा को जो है भारतीय भूभाग में मिलाया गया था। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना ये दोनों हुआ था 1885 के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ था डफरिन के काल में। कौन था भाई? डफरिन। ठीक है, देखिए बर्मा जो है पहले मिलाया गया और फिर वे अलग किया गया। तो मिलाया गया 1885 में, अलग किया गया 1935 के अधिनियम के अनुसार। दोनों बात ध्यान रखेंगे। और बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था 1948 में, यानी स्वतंत्र हुआ था 1948 में। तो बर्मा के लिहाज से 3 ईस्वी याद रखना है। आइए बर्मा को थोड़ा सा समझा देते हैं। बर्मी भाषा बोली जाती है यहाँ। विस्तृत नदी इरावती नदी है। भारत और बर्मा के टच में जो पहाड़ी है उसको हम पटकाई पर्वत श्रृंखला कहते हैं। पटकाई पर्वत श्रृंखला का एगो
बेटा है जिसका नाम है लुसाई पहाड़ी, और लुसाई पहाड़ी का एक अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं मीजो पहाड़ी। मीजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी एक ही नाम है, पटकाई श्रृंखला का अंग है। पटकाई श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पे जो है स्थित है, और जो आपका लुसाई पहाड़ी है या मीजो पहाड़ी है ये मिजोरम और त्रिपुरा राज्य तक फैला हुआ है। चलते हैं आगे। अर्थशास्त्र में अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, अवसर लागत का सिद्धांत दिए थे गॉडफ्रीड हेबेरियर। इसका कहना था कि मान लीजिए आपके पास जो है लाभ के कई सारे जो है ऑप्शन अवेलेबल है ना, ABCD 4 गो ऑप्शन अवेलेबल है, आपने D ऑप्शन को चुना है, इससे आप लाभ कमाना स्टार्ट किया है। तो अगर इन D के अलावा इन तीनों में से कोई भी अधिक लाभ देता है और जो D और इन तीनों के अलावा जो घटा के माइनस यानी लाभ अंतर बचेगा, उस पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं अवसर लागत का सिद्धांत। ये दिए थे गॉडफ्रीड हेबेरियर। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है, इनमें आपको फार्मूला मतलब डिफिनेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इनका नाम पूछता है। अवसर लागत का सिद्धांत लाभ के कई विकल्पों में से एक को चुने जाने पे होने वाली घाटा को दर्शाता है। संपत्ति के श्रम का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। श्रम मूल्य सिद्धांत को अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने दिया था और डेविड रिकार्डो ने मिली जुली रूप में दिए थे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस एक किताब आज भी पूछे जाते हैं जो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया, हालांकि मैंने यहाँ पे समावेश नहीं किए हैं क्योंकि बहुत कॉमन बात है ये, तो आपको पता होगा। मांग और पूर्ति का नियम अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। मांग और पूर्ति के नियम में मैंने क्या बताया है, किसी भी वस्तु की जब प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड घट जाती है और प्राइस घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये आपका जो है मांग और पूर्ति का नियम। लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत JM शुम्पीटर ने दिया था। ठीक है भाई, JM शुम्पीटर, ये लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत है। और आपका ऊपर में जो क्वेश्चन था वो लाभ का अवसर सिद्धांत था। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। जनसंख्या वृद्धि को अर्थशास्त्र के साथ रिलेट किसने किया था? माल्थस ने किया था, है ना। एसे ऑफ पॉपुलेशन नाम का इनका एक किताब है, उनमें इन्हें दर्शाया गया था। इनका कहना है कि भाई रोजगार की जो अवसर है वो समान अनुपात में बढ़ती है जबकि जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ रही है। ये माल्थस साहब ने बताया और कहीं ना कहीं ये बात अटल सत्य है। इनके अलावा राजकोषीय नीति की अवधारणा देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स, बनार्ड होगा एक्चुअली, है ना, मेनार्ड सही है, जॉर्ज मेनार्ड किन्स ही होगा। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत का सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहले गोल्फ क्लब कौन से थे? तो रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, ये इंडिया के सबसे पुराना गोल्फ क्लब है ब्रिटिश भारत के अंदर। रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की स्थापना 1829 ईस्वी के अंदर हुआ था। यह भारत का सबसे पुराना तथा ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब था। डुरंड कप भारत में सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, 1888 में एस्टेब्लिश हुआ था। इनके अलावा दुनिया का सबसे पुरानी ऑपरेशनल क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है जो अभी चल रही है? लॉर्ड्स है। लॉर्ड्स कहाँ पे है? क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ये कहाँ पे है? और लंदन के अंदर स्थित है। और जो 1983 का फाइनल मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था जिसमें वेस्ट इंडीज 43 रनों से हारे थे और इंडिया को पहला वर्ल्ड कप कपिल देव ने दिलाया था, तो ये मैच जो है ना ये इन्हीं मैदान पे हुआ था। भारत की सबसे पुरानी क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन को आप कह सकते हैं, ये दिल्ली के अंदर है। और क्रिकेट की सबसे पुरानी श्रृंखला कहेंगे तो आपका हो जाएगा रणजी ट्रॉफी घरेलू वाला, 1934 में एस्टेब्लिश हुआ था। रणजीत सिंह के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। रणजी ट्रॉफी का खेल 4 दिन या 5 दिन तक हो सकती है। ठीक है। इनके अलावा भारत का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है? ओरिएंटल क्रिकेट क्लब है। इसकी स्थापना 1848 में भारत के कुछ पारसी समुदाय के लोगों के द्वारा करा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत में सबसे पुरानी खेल कुश्ती को माना जाता है। सबसे पुराना खेल जो है भारत के लिहाज से कुश्ती को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1928 में जो है पहली ओलंपिक गोल्ड हॉकी के अंदर ही भारत को मिला था ओलंपिक में। इनके अलावा भारत में सबसे पुरानी मस्जिद और चर्च ये केरल राज्य में स्थित है। मस्जिद का नाम है चेरामंजुमा और चर्च का नाम है सेंट थॉमस चर्च। ये कहाँ पे है? केरल के अंदर स्थित है। BCCI की स्थापना 1928 में हुआ था। इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1927 में हुआ था। BCCI के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है आर ग्रेंट गोवन होता है। कौन होता है? आर ग्रेंट गोवन होता है। और आपका जो इंडियन ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे ये थे दोराबजी टाटा साहब। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। दोराबजी टाटा को एस्टेब्लिश करने का भी जो है श्रेय दिया जाता है इंडियन ओलंपिक कमेटी, और प्रथम महिला अध्यक्ष PT उषा बनी थी इसके अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पिछले जनगणना अर्थात 2001 के अनुसार बाल लिंगानुपात में कोई भी
परिवर्तन नहीं दिखा गया, एज इट इज है बाल लिंगानुपात। बड़ा ही खोज के लाया। तो ये भैया पदुचेरी जनगणना को अच्छे से पढ़ के लाया भाई। तो ये मिला कुछ ऐसा कि भाई आने वाले समय में बड़े बड़े एग्जाम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, क्योंकि एक अजूबा टाइप का लग रहा है मुझे। तो ये पदुचेरी है ना। पदुचेरी में जो है जितने ही बाल लिंगानुपात 2001 में था उतना ही बाल लिंगानुपात आपका किस में है 2011 में। तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं हुआ है। इसी प्रकार से अगर दशकीय वृद्धि के लिहाज से कहे तो नागालैंड एगो ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गया था। हालांकि बहुत नगण्य मात्रा में घटा, 0.6% माइनस के घट गए थे, लेकिन घटना तो घटना होता है। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार समग्र लिंगानुपात इंडिया का 943 है लिंगानुपात, जबकि बाल लिंगानुपात कितना है 919 है। 2001 में जनगणना में बाल लिंगानुपात इंडिया का कितना था 927 था। यानी कहीं ना कहीं जो है लिंगानुपात घटा है बाल लिंगानुपात के लिहाज से भी। ठीक है। इनके अलावा 1951 में यानी जो आज़ादी के बाद पहला जनगणना कराया गया था इंडिया में 1951 पूछा जाता है, तो वहाँ पे लिंगानुपात 946 था और साक्षरता था 18%। 2011 में साक्षरता है 74.04%। महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता बता दिए हैं 82-14 पुरुष और महिला 65-46%। इनके अलावा जो लिंगानुपात होता है इसे काउंट कैसे किया जाता है। देखिए लिंगानुपात 1000 पुरुषों की संख्या पे महिलाओं की संख्या से जो है फीमेल से आपका जो है लिंगानुपात डिसाइड करा जाता है। उसी प्रकार से जो बाल लिंगानुपात है इसमें एज फैक्टर क्या शामिल किया जाता है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ही शामिल किया जाता है, बच्चों या बच्चियों को। उनमें भी जो 1000 बच्चा है उन पे बच्चियों की संख्या के साथ लिंगानुपात हमने निकालना है। ठीक है भाई। तो दोनों बात ध्यान रखना है। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 2011 में है ना सबसे अधिक लिंगानुपात भी दर्शाया था, है ना, और बाल लिंगानुपात में कोई परिवर्तन भी नहीं आया था 2001 से 2011 के अनुसार। दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप है आपका सेक्स रेशियो के अंदर, यूटी के अंदर, है ना। इनके अलावा लक्षद्वीप जनगणना 2011 के अंदर जितने भी यूटी हैं उनमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी रखता है 91.6%। इनके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है, लेकिन अब इतिहास गवाह है कि पहला नहीं पूछता है, दूसरा पूछ देता है। तो दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात आपका तमिलनाडु में है और तीसरा सबसे अधिक लिंगानुपात आंध्र प्रदेश का है। अगर एक स्टेप और भी निकले, चौथा पूछ दे या फिर पूछ दे पूर्वोत्तर भारत का कौन सा स्टेट है जो सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है, तो आप मणिपुर का आंसर कर देना। ठीक है भैया। पहला दूसरा तीसरा तो समझ गए। अगर ऐसा पूछे कि ट्रैक ही चेंज कर दे, पूछे कि भाई पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है, तो मणिपुर, है ना। इनके अलावा जनगणना 2011 में देश के सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश। तादाद के हिसाब से यानी क्वांटिटी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। अगर एससी जनसंख्या प्रतिशतता के हिसाब से पूछता है तो पंजाब राज्य होगा। दोनों बात ध्यान रखना, ये मैं कई बार समझा चुका हूँ। शहरी जनसंख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से गोवा। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार से एससी की जनसंख्या तादाद के हिसाब से उत्तर प्रदेश, परसेंटेज के हिसाब से पंजाब। ठीक है। जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति, जनजाति समझ रहे हैं ना, एसटी वाला। तो अनुसूचित जनजाति जो है ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा आपसे, तो क्या कहोगे, मिजोरम। मिजोरम, जहां पे मिजो पहाड़ी था भी। इनके अलावा इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है, ये भैया मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। इनके अन्य पुस्तक में आएंगे नवजीवन, ये समाचार पत्र था गुजराती भाषा का, इंडियन ओपिनियन, एथिकल रिलीजन, हिंद स्वराज, ये सब जो है गांधी जी के द्वारा लिखे गए पुस्तकों में से है। यंग इंडिया, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब गांधी जी की किताब है, जिनमें माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आत्मकथा है जो इनके बहुत पूछे जाते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये जो लेखक है ना ये है विजया लक्ष्मी पंडित। कौन है भैया, विजया लक्ष्मी पंडित मैडम है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस शब्द आ गया है तो ऐसे कौन सा और किताब है जो आपके एग्जाम में आता है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। कौन सा किताब, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये किताब के लेखक है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, है ना। कौन है भाई, दलाई लामा। दलाई लामा भारत कब आया था, ये भी क्वेश्चन आने वाले समय में पूछा जा सकता है। तो 1959 में आए थे दलाई लामा भारत, तब से दलाई लामा जो है भारत में ही रहते हैं, इनको आधिकारिक शरण दिया गया है। इनके अलावा इसके अन्य पुस्तकों में द बुक ऑफ जॉय, फ्रीडम इन एक्ससाइल, यानी इनके जितने भी पुस्तक रहते हैं उसमें खुशी शब्द का जो है मेंशन किया रहता है। दलाई लामा की जो भी पुस्तक होता है, उसी प्रकार से मैं अमिताभ घोष साहब का पुस्तक बताया था, उसमें नेचर शब्द का जिक्र जरूर रहता है ना, द लिविंग माउंटेन, है ना, इस प्रकार से।
इनके अलावा चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब अधिकार कर लिया था? तो भाई दलाई लामा से ये बात उठा है, नहीं तो किताब में चीन कहाँ घुसे रहा हूँ। मेरा भाई बीमारी है, एक जैसे बात एक जगह बताऊंगा ताकि आप जो है बहुत कम समय में वो चीज़ पढ़ पाओ जो आपको पढ़ना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। तो ये भैया 1951 में अधिकार किए थे चीन, कहाँ पे? तिब्बत में, है ना। इनके अलावा इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस साहब हैं। सुभाष चंद्र बोस साहब कांग्रेस को पूर्ण रूप से जो है अध्यक्षता कब संभाले थे? हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर। सुभाष चंद्र बोस साहब अगले साल भी जीत गए, यानी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी जीत गए पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस साहब इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के उस सेशन की अध्यक्षता किसने किया? राजेंद्र प्रसाद साहब ने किया। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया? सुभाष चंद्र बोस साहब ने किए थे। आपका जो 21 जनवरी है, 21 नहीं यहाँ पे 23 कर लीजिएगा, जय माता दी, यहाँ पे 23 कर लीजिएगा। 23 जनवरी को प्रतिवर्ष हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, किसके जन्मदिन पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। इसे मैं करेक्शन करके दूंगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के फाउंडर है 1875 बम्बई के अंदर। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के फाउंडर है 1828 कोलकाता के अंदर। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले जो सत्यशोधक समाज के फाउंडर हैं 1873 बम्बई के अंदर। तो इनके द्वारा लिखे गए किताब है। जो गुलामगिरी पुस्तक है ना, ये मराठी भाषा में लिखा गया है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रोमेश दत्ता। कौन है भाई? रोमेश दत्ता, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा फाइब्रेन, थॉम्ब्रिन तथा फाइब्रोनेजेन में से किसके साथ रुधिराणु प्रतिक्रिया कर रक्त का थक्का जमाता है? इजी मत समझना, फ्लावर मत समझना, फायर है, फायर, है ना। तो भैया ये फाइब्रिन है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, रक्त का थक्का जमने से भी काम गड़बड़ा जाएगा। तो ये फाइब्रिन है, क्योंकि रक्त का थक्का जमना कोई एक कभी क्रिया नहीं है, ये कई प्रोसेस से गुजरते हैं। इसीलिए इनमें से आप फाइब्रिन को आप प्रतिक्रिया कराओगे रुधिराणु के साथ, तो ये लास्ट स्टेप में आपका ब्लड क्लॉट होगा। वैसे इससे पहले आपको कैल्शियम धातु की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई रक्त के थक्का जमने के लिए किस धातु की जो है प्रयोग किया जाता है? तो आप कहते हो कैल्शियम। कैल्शियम का भी प्रयोग किया मतलब उपयोग होता है ब्लड क्लॉट होने के लिए। अगर कैल्शियम की कमी है तो भी ब्लड क्लॉट होने में देरी हो सकती है। वैसे विटामिन के की कमी है तो भी ब्लड क्लॉट होने में देरी हो सकती है। ठीक है, रक्त का थक्का जो है विटामिन के भी जिम्मेवार है। हीमोफीलिया एक बीमारी होता है जिसमें रक्त की थक्का नहीं जमते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होते हैं जिनका पीएच वैल्यू 7.3 से 7.5 के बीच में होगा। सफेद रक्त का मुख्य काम क्या है? बीमारियों से लड़ना या प्रतिरक्षा प्रणाली को जागृत करना, या फिर जो भी बाहरी तंत्र शरीर में प्रवेश करता है उन्हें रोकना, उनसे लड़ना, है ना। इनके जैसे नहीं बोलता गिलोय पी लो, है ना, इम्यून सिस्टम सही हो जाएगा, है ना। इनके अलावा रक्त समूह के खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड-स्टीनर। ये कौन कौन से भाई? ए बी ओ बी ओ, है ना, ये 4 गो है। सर्वदाता किसे कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं ओ को। सर्वग्राही किसे कहते हैं? ए बी को। जो ओ है ये सर्वदाता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। और जो सर्वग्राही है इसमें दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए एंटीजन बी। ठीक है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ना। और इसमें जो है एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है और इसमें एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। चूंकि एंटीबॉडी आपको पता ही चल रहा है कि भाई ये जो है कि मजबूत चीज है, तो जो मजबूत चीज है वो में इसीलिए सबको देता है ना। चलते हैं आगे। रक्त परिसंचरण की खोज कौन कर रहा है? विलियम हार्वेन ने कर रहा है। अब देखिए यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव या स्तनधारी कितने चेंबर वाली हृदय रखते हैं? ये जो हार्ट है, ये जो दिल है ना, ये जो दिल है ना, दिल विल प्यार प्यार है, तो ये कितने चेंबर वाली है? ये है आपका 4 चेंबर वाली। 2 गो निलय और 2 गो आलिंद होता है, मानव हो चाहे स्तनधारी हो। मत्स्य वर्ग में कितने चेंबर होते हैं? सब 2 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 2 चेंबर होते हैं मत्स्य वर्ग के अंदर। जबकि उभयचर में कितने चेंबर होते हैं? 3 चेंबर वाली हृदय होती है उभयचर के अंदर। लेकिन उभयचर रेप्टेलिया जो होती है उसमें को मगरमच्छ भी आ जाता है। आप देखते होंगे मगरमच्छ ऊपरों में जिंदा रहता है और पानियों में भाग जाता है, फट से धूप सेकने के लिए ऊपर आता है। क्यों धूप सेकता है? कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि ये शीत रक्त प्राणी होते हैं, शीत रक्त प्राणी होते हैं। शीत रक्त प्राणी कहने का मतलब टेम्परेचर के अनुसार उनको खुद को ढालना होता है। हम लोग क्या है? हम लोग गर्म खून के प्राणी हैं, हमको जो है टेम्परेचर के अनुसार खुद को ढालना नहीं होता, हम खुद ढले होते हैं। अगर अंदर टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन मगरमच्छ वगैरह जो है ना वो धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं, अपने टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा होता है। फिर भी ये रेप्टेलिया या उभयचर होने के बावजूद इनके जो हार्ट होते हैं ना 4 कक्ष वाले होते हैं, ये अपवाद है। इनके अलावा
ऑक्टोपस का नाम आपने सुना होगा। इन्हें लोग मछली के तौर पे खाते भी हैं क्योंकि इसमें कई प्रजाति होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं और कुछ लोग इन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये मोलस्का फाइलम की प्राणी है ऑक्टोपस, है ना। इस प्रकार से 8 इसे जो है ना अष्टपाद भी कहते हैं, इस प्रकार से निकला रहता है ऑक्टोपस, है ना। तो इनके जो ऑक्टोपस में जो हर्ट होते हैं ना, 1 छोरो 2 छोरो 3 हर्ट होता है। 1-2 बार टूट भी जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास 3 हर्ट होते हैं। इनके अलावा खून में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है ये अपने क्या है गैसीय आदान प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है। बॉडी के विभिन्न पार्ट में ऑक्सीजन को ले जाता है, लाता है। किस ग्रह को गैसीय दानव कहते हैं? बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। ग्रह में विशाल ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। बाहरी ग्रह का उदाहरण है बृहस्पति ग्रह। परिभ्रमण सबसे पहले पूर्ण कर लेता है, यानी अपने एक्सिस पे रोटेट सबसे पहले हो जाता है बृहस्पति। इसीलिए बृहस्पति पे दिन की अवधि सबसे कम होगा, है ना। दिन की अवधि सबसे कम होगा। और सबसे लंबा दिन की अवधि कौन ग्रह पे होगा? तो आप कहोगे शुक्र ग्रह पे, क्योंकि शुक्र का जो है ना परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा है सभी 8 ग्रह में। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। परिभ्रमण और परिक्रमण अलग अलग चीज होता है। मैंने मंदिर का एग्जांपल देके आपको बता दिया है कि परिक्रमण क्या होता है। मान लीजिए ये मंदिर है ना, ये मंदिर है आपका, तो परिक्रमण क्या होता है? इसके चारों तरफ घूमना, ठीक है। और परिभ्रमण क्या होता है? अपने ही अक्ष पे घूमना, जैसे कोल्हू का बैल, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। बृहस्पति ग्रह की उपग्रह है यूरोपा, ज्ञानामीड। ये जो यूरोपा और ज्ञानामीड है ये बृहस्पति का उपग्रह है, और जिसमें ज्ञानामीड जो है सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है सभी उपग्रहों में। इनके अलावा पृथ्वी की त्रिज्या ये गलत लिखा है, कहो ना, ठीक है, ये इतना होता है 63-71। इनके अलावा प्रतिवर्ष 3 जनवरी को उपसौर 3 जनवरी को उपसौर होता है। उपसौर बता दिया हूं। जो सूरज होता है ना, पृथ्वी के जितने दूरी पे सब दिन रहते हैं उससे कम दूरी पे हो जाता है, उस दिन इसे उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को अपसौर होता है। इस दिन क्या होता है? पृथ्वी की तुलना में सूरज थोड़ा दूर भाग जाता है, तो उसे कहते हैं हम अपसौर। ये दोनों के दिन फिक्स है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अपसौर वाला जो दिन है ना, इसे याद रखने के तरीके बता दिए थे कि अमेरिका यूएसए का जो स्वतंत्रता दिवस है ये 4 जुलाई को ही मनाया जाता है, तो इसी के साथ याद रख लेंगे। इनके अलावा पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है मात्र। तभी कैसे 15 डिग्री 24 से भाग दे दो 360 में, 15 आंसर नहीं आएगा। 12×24 है 12×36, है ना, कट गया 15, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री। इसीलिए अपने यहाँ कितना 24 घंटे का दिन रात होता है, तो 24 आवर में 360 डिग्री घूमता है। इसीलिए यहाँ पे दिन की अवधि, दिन रात की अवधि कितनी 24 घंटे की होती है यहाँ पे, है ना। इनके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पे कक्षीय सतह की लगभग 66 डिग्री कोण बनाती है ना। अपने अक्ष के साथ जो है कितने 66 डिग्री की कोण बनाती है। ग्रहों का गति का नियम केपलर ने दिया था। ये रहा ग्रह, आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ, फिर समझा देता हूँ। अब जब 1 घंटा से टफ ही गया है तो 2 मिनट और लग जाए, समझा के ही जाऊँगा। देखिए ये शुक्र है या सन है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका सन है, सूर्य है। अब इसके 4 ग्रह जो नज़दीक वाला है इसे हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। और आंतरिक जो ग्रह है वो क्या है? सघन भी है, जिसमें एक पृथ्वी है जिसपे हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, है ना, पेड़ पौधे को काट के। ये अच्छा काम कर रहे हैं हम, है ना। नहीं भाई, अच्छा काम नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो ये 4 को बाहर की ग्रह है, तो ये बीच में क्या है भाई? ये एस्ट्रॉयड है। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाता है। उसी हिसाब से इस बीच में ये घुसा गया है, क्षुद्र ग्रह, बाकी ये ग्रह नहीं है। तो 4 को इधर हो गया, 4 को इधर है। तो ये जो 4 को ग्रह है इधर वाला, दूर वाला, ये बाह्य ग्रह है, या फिर जोबियन ग्रह कहते हैं इसे, जोबियन ग्रह भी कहते हैं, या फिर गैसीय ग्रह भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसकी सघनता इन चारों के तुलना में कम होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रहों का गति मतलब क्रम हो गया। सबसे पहले बुध जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है। जो जितना दूर रहेगा सूर्य से वह उतना लेट में चक्कर लगाएगा। तो बुध सबसे नजदीक में है, तो सूर्य का चक्कर सबसे पहले कौन लगाएगा? बुध लगाएगा। और सबसे बाद में कौन लगाएगा? वरुण लगाएगा, वरुण, है ना। लेकिन अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट चक्कर कौन लगाता है? जुपिटर। और सबसे देरी में अपने एक्सिस पे चक्कर कौन लगाता है? शुक्र। तो ये दोनों को ध्यान अलग से रख लेना है ना। ये सब ध्यान रखना है। क्षुद्र ग्रह बता दिए आपके, इन दोनों के बीच में चक्कर लगाता है। अब लाल पीला हरा किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। क्या कहते हैं? लाल ग्रह मंगल को। नीला ग्रह किधर किधर गया? ये अर्थ को कहते हैं हम ब्लू ग्रह, नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। शुक्र को हम पीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला, लूसीफर ग्रह भी कहते हैं, भोर स्टार, इवनिंग स्टार, चमकीला तारा, गर्म ग्रह, सब शुक्र को कहते हैं, ठीक है। और उनको हम हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, और उनको हम कहते हैं, ठीक है। बलय वाला ग्रह हम किसे कहते हैं? सैटर्न को कहते हैं। देखिए इसके पास एक वो रिंग जैसे छल्ला जैसे दिख रहा है, तो ये बलय वाला ग्रह है सैटर्न, ठीक है। तो ये थे आज का आपका सेट नंबर 27। इसकी पीडीएफ हम कल दे देंगे, जो भी पीडीएफ ग्रुप में बच्चे हैं, है ना, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम है ना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जो भी बच्चे हमारा कंटेंट लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। कंटेंट बेस्ट होगा, इसमें नो डाउट। और जो बच्चे लिए हैं उनसे आप तहकीकात वगैरह कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।